हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल एसएसटी मास्टर। चलिए आज हम इस वीडियो में क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 6 को करने वाले हैं। चैप्टर का नेम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, है ना। आपको पता ही है, मैं अपनी वीडियोस में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको अंडरलाइन कर देता हूँ। आपने, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा हो जाता है और हर वर्ड का, हर लाइन का एक्सप्लेनेशन करने के लिए फिर काफ़ी बड़ी वीडियोस बन जाएंगी, और जितना मैं आपको अंडरलाइन वर्ड्स आपको बताता हूँ उसी में पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर, देख लीजिए, लिखा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़ आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। यानी मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग होता है, इस चैप्टर में आप यही पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चर होता है सामान को तैयार करना। ठीक है, और पूरा चैप्टर इसी पे भी आधारित है। तो यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यानी कि सामान का प्रोडक्शन करना, लार्ज क्वांटिटीज़ बड़ी मात्रा में, आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल यानी कच्चे सामान से, और उसको वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इस चैप्टर में, है ना, इन दिस चैप्टर वी आर मेनली कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज़ विच फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर। और हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि वो इंडस्ट्रीज़ है ना जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। ठीक है, और ये सारी किस चीज़ में आती हैं, सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री इज़ मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। किसी भी देश की जो आर्थिक शक्ति है ना, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के विकास पर ही डिपेंड करती है, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, है ना। यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर है तो आपने तो यूरोप के बारे में पढ़ा ही होगा कि यूरोप में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था 16th सेंचुरी में। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप। तो उसमें यही चीज़ है कि यूरोप, आज यूरोपियन कंट्री डेवलप क्यों है, सारी यूरोपियन कंट्री इसीलिए डेवलप है क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। और हो भी क्यों ना, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका इन्वेंशन अंग्रेज़ों ने ना किया हो। ठीक है, सारे इन्वेंशन उन्होंने किए, मशीनें उन्होंने बनाई, तो जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी वहीं पे ही होता। ठीक है, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये मैन्युफैक्चरिंग यानी सामान तैयार करने का इम्पोर्टेंस क्या है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। देखिए क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से, इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टिकुलरली मेनली बिकॉज, क्यों, है ना, कि आपका एक क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से जानते हैं, कि इसको हम विकास की रीढ़ की हड्डी क्यों कहते हैं ना। ये क्वेश्चन आप तो या तो इसको क्वेश्चन बना के लिख लीजिए, है ना। ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका बोर्ड के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बैकबोन क्यों है हमें, है ना। अब क्यों है तो ये कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुछ पॉइंट आप कर लेंगे, 3 से 4 पॉइंट। देखिए बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं और 5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। आपको 3 नंबर वाले में 3 पॉइंट लिखने हैं, 5 वाले में 5 पॉइंट लिख देने हैं, और आपका क्वेश्चन आपका ठीक से हो जाता है। तो पहला पॉइंट हमारा बनता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, दे आल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर। मतलब लोग जो पूरी तरह से डिपेंड करते हैं खेती पर, तो उनके भार को थोड़ा कम करती है ना। इनकम बाई प्रोवाइडिंग दैम जॉब्स, लोगों को जॉब प्रोवाइड करके, किस सेक्टर में, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी दे करके, जो लोगों की जो डिपेंडेंसी है, जो खेती पर ही डिपेंड करते हैं, तो वो थोड़ा उससे उनको हटाती है ना, कि भैया खेती पर डिपेंड मत करो, कुछ और भी करो, है ना। तो खेती पर से थोड़ा बर्डन हट जाएगा। दूसरा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ ए प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब भैया जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो रोज़गार मिलेगा और गरीबी हटेगी, एंड पोवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री, अपने देश से। ठीक है। तीसरा, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड ट्रेड कॉमर्स एंड ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। देखिए जब सामान तैयार होगा तो व्यापार बढ़ेगा, कॉमर्स, है ना, ट्रेड एंड कॉमर्स, एंड ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज, और इससे फॉरेन एक्सचेंज होगा, यानी
विदेशी आदान प्रदान, ठीक है, पैसे का भी और सामान का भी। चौथा, कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्परस, है ना। तो जो देश है ना सामान तैयार करेगा अपने कच्चे सामान से पक्का सामान, है ना, इनटू वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश गुड, तो हायर वैल्यू, है ना, और प्रॉस्परस, वो ऐसे देश सुख समृद्ध हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से कई पॉइंट हैं जिससे हम कह सकते हैं कि ये हमारा बैकबोन है, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर हमारा बैकबोन है। तीसरा, हम नया पैराग्राफ पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ईच अदर। ये एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है आपका, दे मूव हैंड इन हैंड, ठीक है। और वाई, यहाँ पे वाई लगा दें कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री नॉट एक्सक्लूडेड, है ना, ये एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड, ठीक है। यानी कि एक हाथ से दूसरे हाथ में है चलते हैं, कौन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, ये एक दूसरे से अलग नहीं है। ये क्वेश्चन बन के आता है कि आप इसको कैसे, क्या इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। बोर्ड में अगर आपसे कोई ये पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे। फॉर इंस्टेंस दिया है इन्होंने कि उदाहरण के लिए आपके लिए कि एग्रो इंडस्ट्री, इंडिया में जो एग्री इंडस्ट्रीज़ हैं हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर, वो हमारी एग्रीकल्चर को बहुत, है ना, एक बूस्ट प्रदान करती हैं, उनके लिए बूस्टर साबित हुई हैं बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। अगर वो खाद ना देंगी, है ना, जो डाया यूरिया बना रही हैं, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड बना रही हैं, तो हमारी खेती के लिए जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है, हमारी खेती में रिवॉल्यूशन हुआ, वो कैसे होता। दे डिपेंड ऑन द लेटर फॉर रॉ मटेरियल्स एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स सच एज द इरीगेशन पम्प्स, और वो हमें क्या क्या दे रहे हैं, जैसे इरीगेशन पम्प्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप, मशीन, टूल्स, तो सब कुछ हमारे लिए खेती के लिए बना कौन रहा है, फार्मर के लिए, कौन, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि इंडस्ट्रीज़। तो इस तरह से हम कह सकते हैं डेवलपमेंट एंड कम्पिटिटिवनेस ऑफ, आगे चलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैज़ नॉट ओनली असिस्टेड एग्रीकल्चर in increasing their production but also made the production process by very efficient, यानी कि ये केवल सहारा ही नहीं देती, है ना, केवल उसमें, यानी इंडस्ट्री जो कि आपकी खेती को केवल सहारा ही नहीं देती बल्कि आपके प्रोडक्शन को भी बढ़ाती हैं, बट आल्सो मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस वेरी एफिशिएंट, और आपके प्रोडक्शन को बहुत ही आसान बनाती हैं और बढ़ाती भी हैं, है ना। और आपको सारा देखो, सारे टूल्स, सारे हर जितने भी आपकी खेती में इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं, तो सब सेकेंडरी सेक्टर तो आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं जीडीपी पे। तो ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स, लगभग 20 साल पहले से, द शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ स्टैग्नेटेड। वो 17% जीडीपी थी, आउट ऑफ टोटल 27% फॉर इंडस्ट्री विच इंक्लूड 10% फॉर माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। यानी कि 20 साल पहले तक ये जहाँ कहीं 17-18% जो जीडीपी में योगदान था सेकेंडरी सेक्टर का, और जिसमें 27% में से 17% है, 10% जो आता था वो भी किसका, माइनिंग वगैरह का, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस वगैरह का, है ना। तो अब ये बढ़ गया है ना, दिस इज मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़ वेयर इट इज़ 25-30%। तो ईस्ट एशियन जो इकोनॉमी है उससे भी कम है, वहाँ पे लगभग 35% तक है ना। तो ये जीडीपी के बारे में बताया गया, इसका योगदान कब का, आपका 2 यानी 20 साल पहले तक का, लेकिन अब इसका काफ़ी है। अब आप ये नहीं समझेंगे कि अब सेकेंडरी सेक्टर का काफ़ी इसमें योगदान है जीडीपी में। इंडस्ट्रियल लोकेशन की बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल लोकेशन क्या होता है, देखिए किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए तो आइडियल लोकेशन होनी चाहिए। अगर आइडियल लोकेशन नहीं होंगे तो हम कहीं भी कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते। यानी कि किसी भी फैक्ट्री को लगाने के लिए आपके देखो, सबसे पहले तो बात आती है रॉ मटेरियल की, है ना। अब इसमें कई चीज़ दी हुई हैं, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट एटसेट्रा, है ना। तो कच्चे सामान की ज़रूरत है। अब कच्चा सामान जहाँ होगा तो वहीं उसी चीज़ की इंडस्ट्री लगेगी ना। अब जैसे कॉटन गुजरात में होता है तो गुजरात में कॉटन इंडस्ट्री लगेगा, और आपका शुगर कैन इंडस्ट्री कहाँ लगेगी, तो शुगर कैन इंडस्ट्री आपका यूपी में जब शुगर कैन होता है तो यहीं पे लगेगी। तो इस तरीके से आपका जो चीज़ जहाँ होती है वो वहीं पे इंडस्ट्री उसकी सेटअप होती है, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स हमारी, है ना। उसके बाद
रॉ मटेरियल के साथ साथ कई और चीज़ें भी हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, लेबर है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, ठीक, और मार्केट है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए ज़रूरी होती हैं, है ना। बात आती है अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, है ना। देखिए इंडस्ट्री का वर्गीकरण, इंडस्ट्री को कैसे कैसे बांट दिया गया है। तो इसमें पढ़ेंगे हम कि जो हमारी इंडस्ट्री है ना, ये सेकेंडरी सेक्टर, इसमें किस किस टाइप की इंडस्ट्री होती है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन में यही पढ़ेंगे। देखिए कई तरह से क्लासीफाइड किया गया है ना। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चे सामान के आधार पर। तो ये कच्चे सामान के आधार की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है आपका एग्रो वेस्ट और मिनरल वेस्ट, है ना। तो एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री जो खेती पे डिपेंड करती हैं, जैसे कॉटन, वुलन, है ना, जूट, सिल्क, आपका टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, तेल, एडिबल ऑयल, है ना, जैसे कि आपका ये रिफाइंड वगैरह। फिर आता है मिनरल वेस्ट, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एलुमिनियम, मशीन, टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ये सब ये मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री है ना। तो जो मिनरल पे डिपेंड करती हैं। उसके बाद आती है बात अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। अब मेन रोल की बात कर रहे हैं तो बेसिक और की इंडस्ट्री, दोज विच सप्लाई द प्रोडक्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर देयर गुड्स। जैसे कि बेसिक इंडस्ट्री, आधार जो है, यानी कि लोहा, स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग, एलुमिनियम स्मेल्टिंग, ये तो आधार प्रदान करती हैं। अगर यही नहीं होंगी तो भैया फैक्ट्रियों में मशीनें कहाँ से आएंगी, मशीन तो लोहे की बनेंगी ना। अच्छा, फिर दूसरी आती है कंज्यूमर इंडस्ट्री, जो कंज्यूमर के लिए सामान तैयार करती हैं, जैसे कि शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, सीविंग मशीन, है ना, फैंस। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अब आती है बात पैसे की। जैसा कहते हैं ना कि जैसा गुड़ उस पर उतनी मक्खी, है ना, जितना मीठा। तो अब वही वाली बात है कि आप जितना पैसा लगाओगे तो उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा उतनी बड़ी फैक्ट्री होगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। देखिए छोटी फैक्ट्री है, डिफाइंड विद द रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लगभग 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होगा तो वो छोटी इंडस्ट्री, 1 करोड़ से बड़ी होगी तो वो आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगी, है ना, ठीक। उसके बाद बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि मालिकाना हक। अब ऑनरशिप में आप देखिए कि सबसे पहले आता है एक तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, है ना। 4 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक। ये आपकी आती हैं ओनरशिप। देखिए ओनर क्या होता है, मालिक, कौन किसका मालिक है। ये तो मालिकाना हक पर 4 आधार पर बांटा गया है ना। तो पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं, पब्लिक होता है सरकारी, ठीक। ऑन एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज, जैसे कि BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और सेल, है ना। सेल का होता है फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, देखिए प्राइवेट में कोई मालिक होता है अपने आप में, है ना, या कोई ग्रुप होता है। इंडस्ट्री सेक्टर ऑन एंड ऑपरेटेड बाय द इंडिविजुअल, या तो अकेला या कोई ग्रुप, कुछ लोगों का ग्रुप। जैसे टाटा ग्रुप है ना, तो टाटा का है क्या, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को। बजाज ग्रुप है, डाबर इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्री है इनकी, है ना। द्वारिकेश शुगर मिल है ना। और आपका बिरला ग्रुप है, अंबानी ग्रुप है, ये सब आपका प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, जॉइंट सेक्टर की बात करते हैं। देखिए जॉइंट में क्या होता है, जॉइंट में ये लोग सरकार से हाथ मिला लेते हैं, जो इनकी मिली भगत से चलता है ना, बड़े लोगों की मदद मिल करके। तो ऐसे सेक्टर्स विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे कि ऑल इंडिया लिमिटेड, है ना, ये जॉइंटली ओन बाय पब्लिक एंड प्राइवेट, यानी सरकार का और प्राइवेट फर्म का किसी का इनका आपस में मेल जोल होकर के जो चल रही है। तो ये आपका ऑल इंडिया लिमिटेड चल रही है ना। और इसके बाद कोऑपरेटिव की बात करें, देखिए कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर, यानी कि जिसमें जो सामान उगाता है, जैसे कि किसान और आपका ये आपका क्या कहते हैं, जैसे डेयरी वाले, दूध वाले हैं, या कोई भी छोटे मोटे, है ना। तो जो भी सामान पैदा कर रहे हैं, और उसके बाद और सप्लायर्स और रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ, यानी जो काम करने वाले फैक्ट्री वर्कर हैं या फैक्ट्री की कोई यूनिट ग्रुप, कुछ लोगों का ग्रुप मिलके आपस में सब चलाते हैं, तो इसको कोऑपरेटिव कहते हैं। जैसे कि दे पूल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस प्रोपोर्शनली, उनका सभी का उसमें मुनाफा होता है। तो सच एग्जांपल आर द शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, कार इंडस्ट्री इन केरला, और जैसे मदर डेयरी वगैरह ये भी ऐसी हैं, अमूल। तो ये सब कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं बेस ऑन द वर्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी हैवी और लाइट इंडस्ट्री है। अब ये बात आ रही है वज़न से, यानी इसमें हैवी इक्विपमेंट बनेगा। जिस इंडस्ट्री में हैवी इक्विपमेंट बनेगा
उसको हम हैवी इंडस्ट्री कहेंगे, जैसे कि आयरन एंड स्टील कंपनी है ना। अब जैसे आपका BHEL है, बहुत भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स है, मतलब हैवी इलेक्ट्रिकल्स बनाती है वो, जैसे बहुत बड़ी बड़ी मोटर बनाती है ना। तो ये हिंदुस्तान मशीन टूल्स है, ठीक है। शिपयार्ड है आपका जहाँ पे, या कपूरथला, ये आपका रेल के इंजन बनते हैं, तो ये हैवी इंडस्ट्री में आ जाती हैं। लाइट इंडस्ट्री की बात करते हैं जिसमें लाइट ऑब्जेक्ट बनते हैं, जैसे कि आपका हिंदुस्तान लीवर है ना, कॉस्मेटिक सामान बनाती है, तो ये आपका लाइट इंडस्ट्री हो गई। तो इस तरीके से आपने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री तो ठीक से समझ लिया होगा, आई थिंक, है ना। तो अब जब हमने पढ़ लिया तो हमें अब इसको डीपली पढ़ के, यानी कि धीरे धीरे एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है जैसे एग्रोबेस इंडस्ट्री। तो एग्रोबेस इंडस्ट्री में कौन कौन से आती हैं, जो खेती पर आधारित हैं, जैसे कि कॉटन है ना, जूट, सिल्क, वूलन है ना, शुगर, एडिबल ऑयल, ये सब क्या है, एग्रोबेस इंडस्ट्री है, ठीक है। ये सब जो खेती से मिलने वाला कच्चा सामान है उस पर जो डिपेंड करती हैं, उसको एग्रोबेस इंडस्ट्री कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे एक तरह से एक प्रोसेस दी हुई है, किसकी, ये प्रोसेस दी हुई है, धागा कैसे बनता है ना, फाइबर प्रोडक्शन हो रहा है, कच्चा फाइबर मिलेगा, उसको फिर स्पाइनिंग करेंगे है ना, इससे धागा बनेगा, धागे को बुनेंगे, बुन के फिर फाइबर बनेगा, फाइबर से फिर उसको रंगेंगे, रंगने के बाद उसको है ना आपका ये कपड़े बन जाएंगे, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये गारमेंट तैयार हो जाएगा। तो इस ढंग से एक प्रोसेस दी हुई है। वैसे ही चलो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने के हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्या देख रहे हैं हम, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। चलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज, यानी सभी कुछ जो इतना जो इन्होंने बता रखा है तो सभी इंडस्ट्री में होता है। तो अब फिर भी क्या है कि मतलब काफ़ी शेयर है इसका इकोनॉमी में, और काफ़ी लोगों को ये रोज़गार देती है, विच इज़ सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन। सेल्फ रिलायंट है, यानी सब कुछ यहीं से मिलता है इसको, इंडिया से, क्योंकि रॉ मटेरियल इंडिया से ही मिलता है, हाईएस्ट वैल्यू एडेड रॉ मटेरियल मिलता है यहाँ पे। और तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारा जैसे गुजरात में और आपका महाराष्ट्र में है ना। और फिर ये कॉटन टेक्सटाइल, बात कॉटन की आ रही है अब डायरेक्टली। तो इन इंडिया कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस्ड विद हैंड स्पाइनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक। लेकिन जब 1800 शताब्दी में क्या हुआ, पहले तो हैंडलूम चलते थे, फिर ये आपका पावर लूम चलने लगे, मशीन से है ना, लाइट से चलने वाले मशीन, और वो फिर कई व्यक्तियों का काम एक ही मशीन कर देती थी, जिसको है ना फ्लाइंग शटल भी कहते थे। आप इसको हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सफर्ड सेटबैक, उस समय तो हमारी पुरानी जो इंडस्ट्री हैं उन्होंने बहुत कुछ कॉलोनियल पीरियड में बहुत कुछ सहा, यानी उनका नुकसान बहुत हुआ है ना, क्योंकि इंग्लैंड से जो कपड़ा आता था वो सस्ता आता था, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो इंग्लैंड में ही था। तो वहाँ पे यहीं से कपड़ा, यहाँ से कॉटन जाता था वहाँ पे, और वो लोग महंगा बना करके, सॉरी मतलब सस्ता बना करके और आपको महंगा बेचते थे, ये समझ लीजिए। आप यहाँ से कॉटन ले जाते थे, ठीक है, और आपका कपड़ा उनके अकॉर्डिंग महंगा था, तो लोग विदेशी कपड़ा लेना पसंद करते थे। तो इस तरह से उनका मार्केट फ्लड, उनके माल से हमारा मार्केट फ्लडेड हो गया, और हमारा माल नहीं बिकता था, और हमारे यहाँ के लोग जो है जॉबलेस हो चुके थे। तो ये आपका एक सेटबैक बता रहा हूँ मैं पीछे का। तो थोड़ा द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल, हमारे यहाँ जो पहली मिल लगी थी टेक्सटाइल मिल, वो मुंबई में लगी थी 1854 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द टू वर्ल्ड वार्स वर फॉट इन यूरोप एंड इंडिया वाज ब्रिटिश कॉलोनी। जब उस समय 2 वर्ल्ड वार लड़े गए थे, तो देयर वाज ए डिमांड फॉर क्लॉथ। तो यूके में बहुत कपड़े की डिमांड बढ़ गई थी। दे गिव ए बूस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन। तो इस तरह से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो है बूस्टर हो चुका था, मतलब इसकी जो आपकी प्रोडक्शन बढ़ गई थी कॉटन है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। उसके बाद आगे बात करते हैं हम जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे। इंडिया एक्सपोर्टेड यार्न टू जापान। देखिए भारत जो जापान को वो धागा एक्सपोर्ट करता है। अदर इम्पोर्टर्स ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया, जो हमारे यहाँ से और भी सामान जहाँ जहाँ जाता है, USA, UK, रसिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, नेपाल, सिंगापुर है ना, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ में हमारे यहाँ से धागा यानी कि टेक्सटाइल का सारा जो सामान है ये जाता है। चलिए इस मैप में हम क्या देखते हैं, इस मैप में हम देखते हैं 2 चीज़ें, कॉटन टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल। सिल्क टेक्सटाइल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ अगर मैप आपका आता है तो। देखिए सिल्क टेक्सटाइल हम कहाँ कहाँ दिखाएंगे, आपका दिखाएंगे ये आपका मैसूर में दिखा देंगे, ठीक है, मैसूर और बेंगलुरु में बस, ठीक है। उसके बाद की बात करते हैं जैसे वुलन। तो वुलन के लिए हम दिखाएंगे आपका, ये आपका लुधियाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वुलन के लिए लुधियाना, अमृतसर है ना, और आपका पानीपत, गुड़गांव, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक। और बात करते हैं अगर हम कॉटन की, तो कॉटन की आप सूरत दिखा देंगे, अहमदाबाद दिखा देंगे, ठीक है।
कॉटन के लिए सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, ठीक, और एक सिंगल सिर्फ और सिर्फ कानपुर। बस इतनी जगह आपको मैप पे याद रखनी है, बाकी कुछ भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए आगे चलते हैं, हम जूट इंडस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं अब हम? जूट इंडस्ट्री की। तो जूट इंडस्ट्री में हम देखते हैं, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रा जूट एंड जूट गुड्स। ठीक, एंड स्टैंड ऑफ सेकंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। देख लीजिए, बांग्लादेश के बाद दूसरा नंबर आता है इंडिया का। मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। पता ही होगा आप सब लोगों को, जूट कहाँ होती है? मार्सीलैंड में होती है, बंगाल में होती है हमारे यहाँ इंडिया में। मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल, मेनली अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर इज अ नैरो बेल्ट। हुगली रिवर जो गंगा को ही बंगाल में जो है हुगली में जाके, हुगली कह देते हैं गंगा को, है ना। तो अब वहाँ उसके किनारे किनारे जो है, जो हुगली बेसिन है, उसमें काफ़ी जूट की खेती होती है। ठीक, और ये जूट एक ऐसा होता है, मैं बताऊँ आपको, अगर आप यूपी में रहने वाले हैं तो यूपी की में, पश्चिम यूपी में एक फसल होती है जिसको कहते हैं हम सन, है ना। सन की तरह से ये उगाया जाता है, एक लंबी एक छड़ जैसी, आपका जैसे छड़ होती है ऐसे पानी में खड़ा होता है, और उसको फिर उसके काट के ना, तो उसको काटने के बाद उसके बंडल बना लिए जाते हैं और बंडल को पानी में भिगोया जाता है। तो पानी में सड़ाते हैं इसको। सड़ाने के बाद इसको इसके ऊपर से इसका छिलका वो उतार लिया जाता है ना। उस छिलके को पीटने के बाद वो एक फाइबर निकल जाता है, बस उसी से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो फर्स्ट जूट मिल वाज सेटअप नियर कोलकाता इन 1855 एट रिशरा। तो पहली जूट मिल जो हमारी सेटअप हुई थी वो कलकत्ता में सेटअप हुई थी 1855 में। ये रिसरा जगह है। ठीक, आफ्टर पार्टीशन इन 1947, जब आज़ादी के समय जब पार्टीशन हो गया, तो जूट मिल्स रिमेन इन द इंडिया बट 3/4 ऑफ द जूट प्रोडक्शन एरिया। जूट मिल तो काफ़ी इंडिया में रह गई, लेकिन बट जो 3/4 एरिया था वो बांग्लादेश चला गया, यानी कि इसको हम पाकिस्तान कहते थे। देखिए पाकिस्तान पहले ना पाकिस्तान बटा था, या आप समझ लीजिए मेरी बात को। बहुत को अभी पता नहीं होता कि बांग्लादेश क्या है, कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान ही था, है ना। जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे उनको जो है पाकिस्तान और इंडिया में बांट दिया गया। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये पाकिस्तान, दोनों ये पाकिस्तान ही था। एक को कह दिया गया आपका ईस्टर्न पाकिस्तान और एक को कह दिया गया वेस्टर्न पाकिस्तान। अब दो जगह से शासन चलाना तो पॉसिबल था नहीं पाकिस्तानियों के लिए, तो अब वो आपस में एक दूसरे से झगड़ने लगे। तो उनमें फिर जब मनमुटाव हुआ तो फिर ये 1971 में आपका बांग्लादेश अलग देश बन गया। ठीक है, लेकिन हमें क्या मिला? अरे हमारा तो गया ही ना, हमारा तो टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए। ठीक है, और उसमें भी गांधी जी, सुना है कि बीच से उनको कोई रास्ता देने वाले थे, तो तब उनको नाथूराम गोडसे ने जो है शॉर्ट कर दिया था। चलिए ये बातें नहीं छेड़ते हम यहाँ पर, लेकिन हम तो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बतानी ज़रूरी होती हैं, बिकॉज़ कि ईस्टर्न पाकिस्तान की बात है। हमारा 3/4 पार्ट जो जूट पैदा करता था वो बांग्लादेश के पास चला गया। तो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन इन द हुगली बेसिन आर, क्या क्या फैक्टर हैं जिसकी वजह से जो है इसकी लोकेशन जो हुगली बेसिन की है ना, लोकेशन फॉर द हुगली बेसिन, प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट है, सपोर्टेड गुड्स नेटवर्क, रेलवे, रोडवे, वाटरवे है। अब मटेरियल, रॉ मटेरियल मिल जाता है, मिल अबंडेंट वाटर फॉर, देखिए हुगली नदी से पानी मिलता है। और सबसे मेन चीज़ तो आपकी क्लाइमेट है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। चीप लेबर मिल जाती है, बंगाल में बहुत लेबर है ना, बहुत गरीब लोग हैं काम करने के लिए तैयार। बिहार पास में, उड़ीसा में बहुत लेबर मिल जाती है। उत्तर प्रदेश भी पास में ही है, उत्तर प्रदेश कौन सा ज़्यादा अमीर है, तो यहाँ से भी बहुत लेबर चली जाती है ना। तो और कोलकाता एज ए लार्ज अर्बन सेंटर है, और पोर्ट है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सारी सुविधा, आईटी सेक्टर है कोलकाता। तो सारी एक जो कंडीशन है वो जूट के लिए बढ़िया है, इस वजह से जूट वहाँ पर होती है। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ है आपकी क्लाइमेट और मार्सी लैंड। चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडस्ट्री इंक्लूड स्टिफ कंपटीशन। देखिए क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द जूट इंडस्ट्री इन इंडिया, ये क्वेश्चन बनता है। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसी में से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, हैंड टू हैंड करा रहा हूँ, और हैंड टू हैंड इसी में से क्वेश्चन बनाएंगे और आंसर भी लिख लेंगे। देखिए तो क्या क्या चैलेंजेस हैं। देखिए सबसे पहला कि जो मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है, किससे बढ़ गया है? सिंथेटिक फाइबर से बढ़ गया है। उसके बाद बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड, ये इनके कंपटीटर हैं जो जूट पैदा करते हैं। हाउएवर द इंटरनल डिमांड हैज़ बीन ऑन द
increase due to the government policy of mandatory use of jute packaging to stimulate demand. The products need to be diversified. The main market are USA, Canada, Ghana, Saudi Arabia, UK and Australia. The growing global concern for environment friendly biodegradable material has once again opened the opportunity for jute product. देखिए, इंक्रीज ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी। तो जबकि इसकी डिमांड बढ़ी है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कुछ ऐसी हैं, है ना, तो उनसे इसकी डिमांड बढ़ी है। द डिमांड हैज़ बीन ऑन द इंक्रीज ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मैंडेटरी यूज़ ऑफ जूट पैकेजिंग स्टिमुलेट डिमांड। द प्रोडक्ट्स नीड टू बी डाइवर्सिफाइड, है ना। द मेन मार्केट आर USA, तो इसकी जो मार्केट हैं वो USA, कनाडा, घाना, सऊदी अरेबिया, UK एंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह। ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न ऑफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल है मटेरियल है, वंस अगेन ओपन। तो ये कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो इसके फेवर में है, ठीक है, और जो इसकी जिसकी वजह से हैज़ वंस अगेन ओपन द अपॉर्चुनिटी फॉर जूट प्रोडक्ट। तो एक बार फिर से इसको अवसर मिला है जूट को जो इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए। और शुगर इंडस्ट्री की बात करते हैं अब, तो शुगर इंडस्ट्री तो आप जानते ही हैं। इंडिया सेकंड एज द बल्क प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बाय टॉकिंग विद द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खंडसारी। यानी कि शुगर चीनी के मामले में आपका जो इंडिया है वो सेकंड नंबर पे आता है, लेकिन जो गुड़ है और खंडसारी है ये तो इसके मामले में पहले नंबर पे आता है। द रॉ मटेरियल यूज इन दिस इंडस्ट्री इज बल्की एंड इन हाउलेज इट्स सुक्रोज कंटेंट प्रोड्यूस। द मिल्स आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। तो ये जो आपकी हमारे यहाँ मिल है ना शुगर की, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में है। 60% मिल उत्तर प्रदेश में, बिहार में है। दिस इंडस्ट्री सीजनल इन नेचर 6 महीने की इंडस्ट्री है। इट इज़ आइडेंटली सूटेड टू कोऑपरेटिव सेक्टर। कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस इज सो? ये अब आपको मैं बताऊँ कि कोऑपरेटिव सेक्टर है, मैंने आपसे पहले भी कहा था किसानों के सहयोग से ये चलती है, ठीक है। तो जिस किसी के सहयोग से चले, प्रोड्यूसर के सहयोग से चल रही है, तो इसको हम कोऑपरेटिव सेक्टर कहते हैं। अब हाल ही के दिनों में क्या हुआ है कि देयर इज़ ए टेंडेंसी फॉर द मिल्स टू शिफ्ट द कंसनट्रेट इन द साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हाल ही के समय में रिसेंटली अब नॉर्दर्न स्टेट की तरफ से साउदर्न स्टेट की तरफ को आपकी शुगर मिल क्यों आपकी मूवमेंट कर रही हैं? तो ऐसा इसलिए है कि वहाँ पे जो दिस इज़ बिकॉज द केन प्रोडक्शन हेयर हैज़ ए हायर सुक्रोज कंटेंट। वहाँ पे जो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ये वाला, कि वहाँ का जो गन्ना है ना, उसमें इस गन्ने में कुछ सुक्रोज कुछ ज़्यादा आ रहा है, हायर सुक्रोज कंटेंट। द कूलर क्लाइमेट आल्सो इंश्योर अ लॉन्गर क्रशिंग सीजन। दूसरा पॉइंट बन जाता है कि वहाँ की जो क्लाइमेट है वो लॉन्गर क्रशिंग सीजन दे रही है ना, थोड़ी यहाँ से नम है। तो अब यहाँ पे 6 महीने का सीजन बन रहा, तो वहाँ पे 8 महीने का बन जाएगा। मोर ओवर द कोऑपरेटिव आर मोर सक्सेसफुल इन द स्टेट्स। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो सक्सेसफुल हो रही हैं वहाँ पे। तो मेजर चैलेंजेस इंक्लूड द सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड। और कुछ चैलेंजेस की बात करें तो 1-2 चैलेंज आपको ये आ जाएंगे, ठीक है। चैलेंज क्या है कि जो अभी हम क्या कर रहे हैं कि नंबर 1 बात तो सीजनल इंडस्ट्री है। दूसरी बात इनएफिशिएंट मेथड यूज़ कर रहे हैं हम, आज भी पुरानी मेथड से ही गन्ना उगा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट डिले है, और सबसे मेन चीज़ तो कैश किसानों को भैया पेमेंट डिले है। रीचिंग केन टू फैक्ट्रीज एंड द नीड टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ बैगेज, ठीक है। रीचिंग केन टू द फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट डिले इन द रीचिंग केन टू द फैक्ट्री, ये तो गन्ने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। एंड नीड टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ बैगेज। उसके बाद हम बात करते हैं मिनरल बेस इंडस्ट्री। देखिए, मिनरल बेस इंडस्ट्री मैंने पहले बताया था, ऐसी इंडस्ट्री जो आपकी मिनरल पे डिपेंड करती हैं उनको मिनरल बेस इंडस्ट्री कहते हैं। तो हम सबसे पहली बात कर रहे हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। देखिए, आयरन स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो ये बेसिक इंडस्ट्री है, सभी इंडस्ट्री को आधार प्रदान करती है। हैवी, मीडियम, लाइट सब तरह का डिपेंड ऑन इट फॉर मशीनरी, सब मशीनरी पर डिपेंड करते हैं। तो स्टील इज़ नीडेड फॉर मैन्युफैक्चर वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक, सब चीज़ जितनी भी हैं, सब सारे इंस्ट्रूमेंट सब में चाहिए। तो लोहे के बनेंगे, स्टील के बनेंगे, तो सब डिपेंड किस पे करेंगे? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पर डिपेंड करेंगे। तो मेक ए लिस्ट ऑफ सच गुड्स मेड ऑफ स्टील, को ऐसी लिस्ट बनाइए जो स्टील से, भैया सभी चीज़ लगभग, है ना, डिपेंड करती है इस पर। तो प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ स्टील इज़ ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट। तो अब किसी कंट्री के डेवलपमेंट का जो
इंडेक्स है वो इसी से दिखा दे मतलब बता रहे हैं कि उसमें स्टील का कितना प्रोडक्शन है और कंजम्पशन है। आयरन एंड स्टील इज हैवी इंडस्ट्री बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल्स वेज इज फिनिश गुड्स आर हैवी एंड बल्कि, है ना। इन टेलिंग हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आयरन और कुकिंग कोयल एंड लाइम स्टोन। अब कैसे कैसे तैयार किया जाता है देखिए, आयरन और 4, कुकिंग कोल 2 हिस्सा, और अप्रोक्स और आगे क्या बताया इन्होंने, लाइम स्टोन, है ना, 1:4, 4:2 बोलने में मिलाए जाते हैं। क्वांटिटीज़ ऑफ मैग्नीज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील। थोड़ा सा मैग्नीज मिलाया जाता है जिससे कि स्टील हार्ड हो जाए। वेयर शुड द स्टील प्लांट बी आइडियली लोकेटेड? रिमेंबर दैट द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आल्सो नीड एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर their distribution to the market and consumer. 2016 with 95 million tons of crude steel production ranked थर्ड। यानी बता रहे हैं कि आपने इतना 2016 में इतना मिलियन आपने टन स्टील प्रोडक्ट किया, आपका प्रोडक्शन किया, और आपका जो रैंक थी वो थर्ड थी, यानी कि इंडिया की 2016, है ना। चलिए अब देखते हैं इसमें ये आपका, और आपका कंज्यूमिंग कितना है, अराउंड 63 पर kg पर एनम अगेंस्ट द वर्ल्ड एवरेज 2008 kg। 2011-12 का दिया है, 11-12-13 का दिया है, ठीक है, 15-16, 16-17 का भी दिया है। चलिए कोई नहीं, अब यहाँ देखेंगे हम। उसके बाद ये क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टील, यानी स्टील कैसे तैयार होता है। देखिए सबसे पहले रॉ मटेरियल यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद आयरन मेल्टिंग, आयरन को पिघलाएंगे। लाइम स्टोन इज फ्लक्शिंग मटेरियल विच इज़ एडिड, स्लैग इसमें से निकल जाएगा। कॉग इज़ वन टू हीट, उसको गर्म करने के लिए कॉग जलाएंगे। पिग आयरन तैयार होगा, है ना। और उसके बाद पिग आयरन से फर्दर प्योरीफाइड मेल्टिंग, उसको दोबारा पिघलाएंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, इम्प्योरिटीज़ निकालेंगे, मैग्नीज मिलाएंगे, निकल क्रोमियम इसको मिलाएंगे। वही सब मिलाने के बाद उसको स्टील बन जाएगा, और स्टील बन जाएगा फिर उसमें शेप दे देंगे, शेपिंग मेटल, रोलिंग कर लेंगे उसको, प्रेसिंग, कास्टिंग ऑन फॉर्जिंग, है ना। चाहे इसके रोल बना लें, चाहे इसकी सीट बना लें। इस तरह से ये प्रोसेस है आपकी स्टील तैयार करने की, है ना। फिर से बता रहा हूँ कि आपकी ये प्रोसेस आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये आपकी प्रोसेस एग्ज़ाम में नहीं आने वाली है। अब यहाँ पे बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। देखिए मैप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैप ज़रूर देख लेंगे आप, ठीक है। चलिए अब मैप पूछ लिया जाए कि आपके आयरन और स्टील प्लांट इंडिया में कहाँ है। देखिए सलेम तो ये आपका आता है तमिलनाडु में, भद्रावती कर्नाटका में आता है ना। विजयनगर इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, बता रहा हूँ मैं आपसे। ना ही आपका विशाखापट्टनम इंपॉर्टेंट है, आपका भिलाई आने वाला है, ठीक, भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। आपका राउरकेला उड़ीसा में, आपका बोकारो और जमशेदपुर आपका झारखंड में, आप समझ लेंगे। आपका बर्नपुर और दुर्गापुर आपका आता है ये दुर्गा पूजा से नाम याद रखेंगे। दुर्गा पूजा कहाँ होती है, बंगाल में, तो ये बंगाल में, ठीक है। बोकारो और जमशेदपुर। टिस्को भी पूछ लिया जाता है, टिस्को ये जमशेदपुर में ही है ना, जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक। इस ढंग से मैंने आपको जितने बताए इतने ही आपको करने हैं। आपके ये कोई इतने इम्पोर्टेंट नहीं है दोनों, लेकिन बाकी आपको पता होने चाहिए, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है ना। जितने मैंने बताए मैं आपको इतने से बाहर नहीं जाता। लाइए मैं आपको फिर से बताता हूँ, आप इतने कर लीजिए और आपके एग्ज़ाम में पक्का है इनमें से कोई एक रखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं देखता हूँ कि अब हमारी वीडियो भी वैसे काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। चलिए जब इतनी बात आ रही है, यहाँ तक पढ़ ही लिया हमने, तो हमने एक थोड़ा सा एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ हमारे जो स्टील का सब कुछ है ना, ये किसके अंडर में काम करते हैं सब, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसकी नाम याद रखेंगे आप। 1950 में चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील। देखिए 1950 में चाइना और इंडिया लगभग बराबर स्टील पैदा करते थे। बट अगर हम आज देखें तो देख लीजिए, क्रूड स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया एंड चाइना। देखिए ज़रा ध्यान से देखिए आप इस चीज़ को, मेरी बात को ज़रा गौर से समझेंगे। यहाँ देख लीजिए आप, इंडिया एंड चाइना का आज आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, कहाँ ठहर रहे हैं हम चाइना के पास। बिल्कुल भी नहीं ठहर रहे। चाइना कहाँ चला गया। 1950 में हम क्या थे, बराबर थे, और आज 1950 से आज हम 2020 यानी 70 सालों में हमने क्या किया कि हम देखो कहाँ हैं और चाइना कहाँ है। हम देखो कहाँ है, चाइना कहाँ है, हम देख लीजिए कहाँ है, ठीक है। मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या हमारे देश का सिस्टम क्या है कि लोग हमारे देश को खा गए, नेता खा गए,
ठीक है, चलिए मैं काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ पढ़ा चुका हूँ इस वीडियो में, और अब मैं इसके लिए जो थोड़ा सा पार्ट रह गया है चैप्टर का, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो देखने के लिए इतनी देर तक थैंक यू सो मच।